मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जो वेरी कॉम्पैक्टली डील करता है हमारे इंटायर मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को। और आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। हम देखेंगे जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी तो उसका जो रिस्पॉन्स था, उसका जो जवाब था, उसका भारत में हमारे नेशनलिस्ट ने किस तरीके से दिया। व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने हमारी पिछली क्लास में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 से डील कर रहे थे, जिसमें हमने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि वो न सिर्फ भारत में थी बल्कि अब्रॉड भी फैली हुई थी। हमने देखा गदर पार्टी के बारे में। वी हैव सीन अबाउट द इंडियन हाउस कि कैसे वो हमारे जो इंडियन रेडिकल स्टूडेंट्स होते थे उन्हें स्कॉलरशिप देता था लंदन में। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट कोमागाता मारू इंसिडेंट और कैसे वो गदर पार्टी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बट आज हम एक नए टॉपिक से डील करेंगे जो कि है ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसमें भारत का रिस्पॉन्स कैसा रहा। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। सो चैप्टर नंबर 14। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो जैसे कि हम जानते हैं ये शुरू होती है 1914 में और खत्म होती है 1917 में। देर आर जस्ट टू वर्ल्ड वॉर दैट हैज हैपेंड। अब ऑफ कोर्स वी नो कि हमारे कॉलोनिस्ट कौन थे, हम पर कौन कॉलोनाइजर्स थे। वो थे ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटेन के थे। सो हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटेंशन जाएगा कि हमारे कॉलोनीज जो है किस साइड में होंगे वॉर के। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी टू कैंप्स, दो अलग अलग गुट है जिनमें लड़ाई हो रही है, और हर एक गुट में, हर एक ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग दुनिया के देश हैं। सो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे एट दैट टाइम, ये साथ देंगे फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान का। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी देयर वन ग्रुप। ठीक है, इन द वर्ल्ड वॉर वन ये होगा उनका ग्रुप, और ये किसके अगेंस्ट होंगे? दिस इज द ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 में वो जिनके अगेंस्ट होंगे वो होंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। सो दीज टू ग्रुप्स आर फाइटिंग द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम देखेंगे जो ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा ब्रिटिश के साथ। हमको पता है कि एट द टाइम आईएनसी जो है, हम बात कर रहे हैं 1914 की। आईएनसी में जो है आइडियोलॉजिकली और इवन मेथड्स को लेकर भी वो बटा हुआ है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। साथ ही साथ हम जानते हैं एक नया थर्ड रेडिकल फ्रंट भी है जो है हमारे रेवोल्यूशनरीज का, राइट। मॉडरेट्स जो है दे सपोर्टेड द एम्पायर, दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान वो ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, ये सपोर्ट करेंगे वॉर को, बट इसके पीछे उनका रीजन क्या होगा? वो चाहेंगे इसके नतीजे में, रिजल्ट में उन्हें कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे रिटर्न में कुछ और देंगे, और यहाँ पे उन्हें रिटर्न में क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था सेल्फ गवर्नमेंट। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि एट दैट टाइम ब्रिटेन की और भी अलग कॉलोनीज जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। दे वांटेड दैट सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये हो गए एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम बात करें रेवोल्यूशनरीज की, हमारा जो यंग ब्रिगेड था, हमारा जो रेडिकल फ्रंट था, क्या वो भी सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को इस वॉर में? दे डिसाइडेड कि ये बहुत सही वक्त है। वी ऑलरेडी नो कि ब्रिटेन एक जगह अपने सिपाही भेज रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, अपनी पावर को वर्ल्ड वॉर के फ्रंट पर डाल रहा है। ऑफकोर्स उसकी वजह से कॉलोनी की तरफ से उसका अटेंशन में कमी होगी, इंडिया पर उसके अटेंशन की कमी होगी। सो दे वुड डिसाइड कि यही सही वक्त है उनके खिलाफ जंग छेड़ देने का। वी शुड वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के खिलाफ जो है जाने का ये सबसे अच्छा मौका है, बिकॉज एनीवेज वो बटे हुए हैं, राइट। वो वर्ल्ड वॉर 1 में जुड़े हुए हैं। अगर हम अभी यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये उनका वीक स्पॉट है। नाउ दे आर इन अ वीकर पोजिशन। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये सोचेंगे हमारे रेवोल्यूशनरी। अब हम बात करेंगे एक मूवमेंट की जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, ये जो होगा ये बेसिकली हमारा इंडिया का रिस्पॉन्स होगा सबसे बड़ी सूरत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ।
in a less charged but a more effective way than the response of India living abroad. ठीक है, जो कि गदर मूवमेंट के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो इंडियन डायस्पोरा जो है आउट ऑफ इंडिया होगा वो गदर के रोमांटिक मूवमेंट की तरफ जुड़ेगा, लेकिन अगर हम भारत में की बात करें तो होम रूल मूवमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अगर हम देखें कि इसके प्रोमिनेंट लीडर इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, तो द वेरी इंपॉर्टेंट टू लीडर्स जो अपनी दो अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे होम रूल मूवमेंट की, वो होंगे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, और एक जो सेकंड पर्सन होंगी वो होंगी एनी बेसेंट। फन फैक्ट मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट फीमेल टू एवर प्रेसाइड एनी कांग्रेस सेशन वो होंगी एनी बेसेंट। और अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करें तो वो होंगी सरोजनी नायडू। जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर। जीएस खपाटे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत कोई, ये सब मैं नाम ले रही हूँ। होम रूल जो मूवमेंट चलेगा, होम रूल जो लीग होगी, उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स की, उनके लीडरशिप कौन होंगे। अगर हम बात करें जो इंडियन होम रूल मूवमेंट था वो क्या चाहते थे, उनका एम क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। सो ऑफ कोर्स नाम से ही समझ में आता है वो लोग सेल्फ गवर्नमेंट चाहेंगे और होम रूल, दैट मीन मैं भारतीय हूँ, भारत पर भारतीयों का ही राज होना चाहिए, और वो पूरे भारत के लिए मांगेंगे, जैसा ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ के और डिफरेंट नेशंस में हो रहा होता है, जिसकी मैंने कुछ वक्त पहले जिक्र किया। ये लोग जो होंगे भारत के होम रूल मूवमेंट वाले, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे आयरिश होम रूल मूवमेंट से, और उसी से इंस्पिरेशन लेके दे आर गोइंग टू गो हेड एंड डू देयर एजुटेशन एंड वर्क हियर। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है वो रियलाइज करेंगे कि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दे वुड रियलाइज कि इन दोनों का साथ में आना बहुत ज़रूरी है इस मकसद के लिए। और हम जानते हैं कि आइडियोलॉजिकली भी और मेथडोलॉजी के बारे में भी इन दोनों में कितना तनाव था, दोनों अलग थे। हम देखेंगे कि बीजे तिलक और एनी बेसेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ग्रुप्स को आईएनसी में एक साथ। वो हम डिटेल में देखेंगे इन सम टाइम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स के बारे में, उनकी पब्लिकेशन, तो एक था न्यू इंडिया एंड द सेकेंड वन वॉज कॉमनवेल्थ। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। हम देखेंगे कि एट द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, और हम बात कर रहे हैं 1915 की, दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, 1914 में, हम 1915 में हैं। तिलक और जो बेसेंट होंगे वो कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे रिकंसाइल करने में, जोड़ने में जो ब्रोकन सेक्शन ऑफ आईएनसी होंगे। और वो ब्रोकन सेक्शन कौन है, ऑफ कोर्स मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जो कि हम जानते हैं सूरत स्प्लिट में एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब ये उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बीजे तिलक जो है उनका जो इंडियन होम रूल मूवमेंट होगा, जो लीग होगा, उसका मेन हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के पूना में होगा, और वहाँ से वो इफेक्टिवली वर्कआउट करेंगे अपने सारे काम को और डील करेंगे इसकी वर्किंग को। हम देखते हैं कुछ जो डिमांड्स थी होम रूल मूवमेंट की, जैसा हमने पहले भी देखा सेल्फ रूल था, जिसके लिए जो वर्ड हम भारत के आज़ादी की लड़ाई में देखते हैं वह स्वराज्य, खुद का राज, ऑफ कोर्स सेल्फ रूल। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसका क्या मतलब होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब जो स्टेट्स का विभाजन हो या स्टेट्स जिस बेसिस पर बनाए जाए वो हो आपकी लैंग्वेज, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग जो है वो एक स्टेट के हों। ओके, साथ ही साथ वो बात करेंगे एजुकेशन की, बट वो चाहेंगे जो एजुकेशन है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में दी जाए, दैट मीन्स नॉट इन इंग्लिश, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज है, एलियन लैंग्वेज है जो ब्रिटिशर अपने साथ लेकर आए हैं। वर्नैक्युलर लैंग्वेज जो है हमारी जो भाषाएं हैं, अलग अलग एरियाज की जो लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन दी जाए, ऐसा बात करेगा होम रूल मूवमेंट। वेरएज अगर हम बात करें एनी बेसेंट के साइड ऑफ द होम रूल मूवमेंट की,
जिसका नाम होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये 1916 के सितंबर में इस्टेब्लिश किया जाएगा और इनका मेन जो हेडक्वार्टर होगा वो मद्रास में होगा। सो वी हैव सीन इन पूना बीजी तिलक एंड इन मद्रास वी वुड सी ऑफ एनी बेसेंट। अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें, सो इनका मेन एम क्या होगा, व्हाट शी वुड ट्राई टू एक्चुअली गेन आउट ऑफ इट। सो ऑफ कोर्स उनका मकसद होगा प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, ताकि देश के वासियों को समझाया जा सके कि एक्चुअली भारत में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और कैसे हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इसके लिए वो क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, शी वुड यूज डिस्कशन, पब्लिक मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे और ऑफ कोर्स इन लाइब्रेरीज में, इन रीडिंग रूम्स में जो लिटरेचर अवेलेबल होगा, जो साहित्य होगा, वो बुक्स जो होंगी वो नेशनल पॉलिटिक्स पर होंगी। ऐसी किताबें होंगी जिन्हें पढ़कर लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागे, जिससे पढ़कर वो समझ पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए कि कैसे कॉलोनियल रूल उन पर बुरा असर डाल रहा है, उनकी चीज़ें कैसे दबती चली जा रही हैं। साथ ही साथ वो कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन करेंगी उन क्लासेस का जिनमें स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में समझाया जा सके। साथ ही साथ उनका जो प्रोपेगेंडा होगा वो उनके न्यूज़पेपर्स के जरिए चला जाएगा, जैसे हमने देखा था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उनके न्यूज़पेपर्स हैं। साथ ही साथ पैम्फलेट्स, पर्चियाँ बांटी जाएंगी, पोस्टर्स लगाए जाएंगे, प्लेज होंगे, इवन जो रिलीजियस सॉन्ग्स होंगे उनमें भी पेट्रियाटिक फॉरवर्ड डालने की कोशिश की जाएगी। और ये सब जो है बहुत ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज के जरिए इन चीज़ों को अपनाया जाएगा। अगर हम बात करें 1917 के अगस्त की, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है और डेक्लरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू जो है एंड द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स व इन्फ्लुएंस बाय द होम रूल एजिटेशन, यहाँ पर जो है एक रिफॉर्म्स की बात की जाती है, डिक्लेरेशन होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो होम रूल मूवमेंट है इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ होगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट रिफॉर्म। जो बहुत से हमारे मॉडरेट कांग्रेसमैन होंगे वो सोचेंगे जो कांग्रेस है वो बड़ी इनएक्टिव हो गई है, दे वुड बी वेरी डिसइल्यूशन्ड बाय इट। एंड सम मेंबर्स ऑफ द गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी यहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है कांग्रेस की एंड सेकंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो कि गोखले की बनाई हुई सोसाइटी थी। सो इन दोनों के जो मेंबर्स जो खुश नहीं होंगे अपनी पार्टी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, दे वुड लीव दैट एंड दे वुड कम एंड ज्वाइन लीग। हम बात कर रहे हैं होम रूल लीग की, वहां पर वो आके ज्वाइन इन हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है बड़ी ही बुरी तरीके से बर्बरता से सीवियर रिप्रेशन करेगी, उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी ताकि ये होम रूल लीग जो है आगे ना बढ़ पाए और पॉपुलर ना हो पाए लोगों पर, ना ही उसे मास सपोर्ट मिल पाए। अ केस वॉज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट तिलक, ऑफ कोर्स जो तिलक उसके लीडर थे। हाउएवर हम जानते हैं कि बाद में जाकर वो हाई कोर्ट से वो छूट गए थे, बरी हो गए थे, बट तिलक पर पाबंदी लगा दी गई थी, उन्हें बार्ड कर दिया गया था कि वो पंजाब और दिल्ली में जा नहीं सकते, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी इन ऑर्डर टू एंटर पंजाब एंड दिल्ली। अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो उनके जो इम्पोर्टेंट साथी होंगे जो उनकी नेशन वाइड प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा उनकी मदद करेंगे और एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के तौर पर भी काम आएंगे, वो होंगे बीपी वाडिया और जॉर्ज एरेंडेल। ये लेटर और जो है अरेस्ट हो जाएंगे जब गवर्नमेंट का रिप्रेशन सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन्हें कमज़ोर करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि एनी बेसेंट जैसे लीडर को अगर जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके आइडिया में बिलीव करते हैं, इस लीग पर उम्मीद रखते हैं, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है जन सैलाब उभरेगा इसके लिए। और इसी का रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, साथ ही साथ एक और एक्शन होगा सर एस सुब्रमण्यम अय्यर के जरिए, और ये रिनाउंस कर देंगे, छोड़ देंगे अपनी नाइटहुड। व्हाट इज द नाइटहुड, ये ब्रिटिशर्स के जरिए दिया गया एक टाइटल था। फॉर एग्जांपल इन हिज नेम हम देख सकते हैं सर, तो वो ये नाइटहुड जो है रिनाउंस कर देंगे, छोड़ देंगे एज अ प्रोटेस्ट कि आपने एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स को जो गिरफ्तार किया है उसका ये जवाब है। हम देखते हैं कि 1919 आते आते जो होम रूल लीग होगी वो पेटर्ड आउट हो जाएगी, दैट मीन फिज आउट हो जाएगी, स्लोली वो अपने खात्मे की तरफ जाने लगेगी। हम देखते हैं कि 1920 में महात्मा गांधी जो है
हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जब अराइवल होगा भारत में तो उनका डोमिनेशन जो है, उनकी आइडियोलॉजी का, उनके वेज ऑफ मूवमेंट का, जो कि मास मूवमेंट होगा, वो कैसे हर चीज पर छा जाएगा और भारत जो है गांधीयन वेज ऑफ प्रोटेस्ट के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि 1920 में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रेसिडेंटशिप किस चीज की, ऑल इंडिया होम रूल लीग की, ठीक है। और इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है स्वराज्य सभा, इसे इंडियनाइज कर दिया जाता है विद रिलेटेड नेम, और नया नाम जो इसका पड़ता है गांधी जी के जरिए 1920 में, वो होगा स्वराज्य सभा। हम अगर बात करें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रियूनियन की, जो कि होगा 1916 में, वी आर गोइंग बैक अगेन, हमने यहाँ पे 1920 की बात की पर हम यहाँ पे अगेन 1916 की बात कर रहे हैं। द वेरी वेरी फेमस सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि होगा लखनऊ में, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट भी साइन किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट सेशन था सूरत स्प्लिट, जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है टूट गए थे और अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। सिमिलरली 1916 का जो सेशन होगा लखनऊ पैक्ट जहां पर होगा, ये कांग्रेस का वो सेशन होगा जिसमें हम देखते हैं कि वो कैसे रिकंसाइल कर जाएंगे। जो लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा, इसकी प्रेसिडेंट कौन होंगी, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अंबिका चरण मजुमदार होंगी। और यहाँ पे रीएडमिट कर लिया जाएगा, वापस से एडमिट कर लिया जाएगा उन एक्सट्रीमिस्ट को जो तिलक के जरिए तिलक की लीडरशिप में यहाँ से निकल गए थे, उन्हें वापस उन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस में जोड़ दिया जाएगा। और इसमें इस रियूनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एनी बेसेंट और बीजी तिलक। इनके जब विगरस एफर्ट्स होंगे, हम जानने इसके जरिए उन्हें वापस इस फोल्ड में जगह मिलेगी। लीग की जो पोजीशन थी, लेकिन जो मैंने बात की बट वो बदल गई, क्यों ऐसा शिफ्ट आया, और वो जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसके लिए राजी हुए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो ब्रिटेन है उसने रिफ्यूज कर दिया उनकी मदद करना विद रिगार्ड टू टर्की। अब टर्की और मुस्लिम लीग का क्या कनेक्शन है? तो टर्की जो है वो खलीफा के जरिए रूल किया जाता था, और ये खलीफा कौन है? खलीफा जो होते हैं ये क्लेम करते हैं रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया भर के हर मुसलमान के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी अ खलीफा। सो जो टर्की था वो इस खलीफा के जरिए रूल किया जाता था, और ब्रिटेन जो है इनकी मदद करने से मना कर देगा। किस चीज में, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? वहां पर बल्कन्स में जो वॉर्स हो रही होंगी वहां पर ब्रिटेन रिफ्यूज कर देगा इन ऑर्डर टू हेल्प देम। और ये बात हो रही है 1912 और 13 की। साथ ही साथ इसमें इटली भी शामिल होगा। अब सेकेंड रीजन जो होगा अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम देखते हैं 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन लेने का जो डिसीजन किया गया था उसे अनल कर दिया जाता है, उसे वापस ले लिया जाता है। तो तीसरा रीजन होगा वो होगा रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर एक जो अलीगढ़ जो था, जो एंग्लो मोहम्मदन इंस्टीट्यूट था, जो सर सैयद अहमद खान के जरिए बनाया गया था, उसे एक यूनिवर्सिटी में तब्दील करने से जो है ब्रिटिशर्स मना कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई थी कि उसे न सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाया जाए बल्कि ग्रेट पावर्स दी जाए ताकि वो एफिलिएट कर सके दुनिया भारत भर में अलग अलग कॉलेजेस को। लेकिन इसे भी रिफ्यूज कर देगा ब्रिटेन। जो फोर्थ रीजन है, अगर हम बात करें जो यंगर लीग के मेंबर्स थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत बोल्ड नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ जा रही थी, और वो लोग जो है जो अलीगढ़ स्कूल का पर्सपेक्टिव था, जो अलीगढ़ आउटलुक था, उससे आउटग्रो होते जा रहे थे, उससे अलग होते जा रहे थे। हम देखते हैं जब कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है, मुस्लिम लीग का 1912 में, सो वहां पर जो है वर्किंग विद अदर ग्रुप्स ताकि और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हासिल किया जा सके इंडिया के लिए, इस बारे में बात की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे कि जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो कि है इंडियन मुस्लिम्स के लिए प्रोटेक्शन रखना, उसके साथ कोई भी फेरबदल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो एक चीज जो अब यहाँ पर कॉमन होगी बिटवीन बोथ मुस्लिम लीग और आईएनसी, वो होगा सेल्फ गवर्नमेंट। दोनों जो है सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करेंगे।
साथ ही साथ हमने बात की यंगर मुस्लिम्स की, जो आउटग्रो कर जाएंगे अलीगढ़ आउटलुक की। वो जो है गवर्नमेंट के जो रिप्रेशन होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान, उससे बड़े ही नाराज होंगे, इन्फ्यूरिएटेड होंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर जो होंगे मौलाना आज़ाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप पेश करेंगे। और उनका जो न्यूज़पेपर्स है उनमें द वेरी इंपॉर्टेंट वाज अल हिलाल, जो कि फन फैक्ट, जब वो 14 साल के होंगे जब भी वो अखबार शुरू करेंगे, अल हिलाल। साथ ही साथ जो मोहम्मद अली होंगे उनके न्यूज़पेपर का नाम होगा कॉमराड, दैट मीन्स साथी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। जो लीग होगा अग्री करेगा किस बात के लिए? जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट के सामने। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं मुस्लिम लीग की पोजीशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में। अब ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उन्हें उनकी इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोनों ने मिलकर जो जॉइंट डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने, वो थी ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ गवर्नमेंट की मांग, जल्द से जल्द अर्लिएस्ट डेट पर। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज थी उनमें इलेक्टेड मेजॉरिटी दी जाए और साथ ही साथ उन्हें पावर भी दी जाए। हम देखते हैं कि अभी तक क्या था, नॉमिनेटेड, राइट, देन इलेक्शन नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन तो हमने देखा ही नहीं था। सो वो बात करेंगे उनकी मेजॉरिटी की। साथ ही साथ एक और बात बोली जाएगी, वो होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म है उसे फिक्स कर दिया जाए और 5 साल कर दिया जाए। साथ ही साथ जो बहुत ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, दैट इज जो भारत का पैसा बहाया जा रहा था, उसके बारे में बात की गई। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से दी जाए, ना कि इंडियन ट्रेजरी से, क्योंकि बेसिकली वो उनके ऑफिशियल्स है, जो अब तक ऐसा नहीं हो रहा था और इंडिया का पैसा दिया जा रहा था। लखनऊ पैक्ट जो हुआ उसमें डिमांड्स की गई जस्ट अ सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड वर्जन ऑफ द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में जो चीज़ें दी गई थी या जिनकी बात की गई थी, ये लखनऊ पैक्ट जो था बस एक उसका एक्सपांडेड वर्जन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर दी गई थी उसके फर्दर चीज़ें मांगी गई या फिर जो चीज़ों से चूक गए थे वहाँ पर नहीं दी गई थी उनकी डिमांड भी की गई। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कांग्रेस का एक्सेप्ट करना मुस्लिम लीग के प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड अ सीरियस डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस टू अलाय माइनॉरिटी फियर्स ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेशन। एक रीजन यहाँ पर कांग्रेस को उसे एक्सेप्ट करने का यह भी था कि जो माइनॉरिटी थी, जो मुस्लिम्स थे, उनके जो फियर्स थे, उनका जो डर था कि कहीं हम पर मेजॉरिटी का डोमिनेशन ना हो जाए, उसे भी एक तरीके से शांत करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को जो मुस्लिम लीग के जरिए की गई थी उसका साथ देना कुछ हद तक जरूरी हो गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एट दैट टाइम, जिनका नाम था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू, उनका जो है एक स्टेटमेंट आता है और द वेरी फेमस ऑगस्ट डिक्लेरेशन जो होता है 1917 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट दैट टाइम चीज़ों को बदलने में। क्या था वो स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट सेज कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हम बढ़ाएंगे पार्टिसिपेशन इंडियंस का हर ब्रांच में, हर हिस्से में, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो। साथ ही साथ वो कहेंगे कि हम स्लोली स्लोली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। किस चीज़ की डेवलपमेंट? सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, हम प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के जरिए काम करेंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया जो है इंटेग्रल पार्ट है हमारी ब्रिटिश एम्पायर की सोच का। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया एट दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया का, उनके जरिए ये जो है लोगों में एक नई उम्मीद भी पैदा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसके जरिए जो रूलर्स होंगे, जो हम पर रूल कर रहे हैं, वो जवाबदेह हो जाएंगे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। क्योंकि हमने बात की थी कि मेजॉरिटी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बढ़ाई जाए काउंसिल्स में, ना कि नॉमिनेटेड की। सो इसके जरिए एक तरीके से जवाबदेही तय हो जा रही थी।
साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंटली ये क्लियर कर दिया गया था कि ब्रिटिश का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी पावर हैंड ओवर कर देंगे, दे देंगे उन इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को जो हमारे इंडियन मेजॉरिटी के जरिए आगे जाएंगे। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल दो हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, ऑल दो हम बात कर रहे हैं कि आंसरेबल होंगे, जवाब दे होंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम अपनी पावर दे देंगे। ये भी बहुत क्लियर कर दिया गया था। इस मौके पर एक नया कंसेप्ट जो है इवॉल्व होता है, बनता है और सामने आता है, और ये कंसेप्ट होगा द कंसेप्ट ऑफ डायरकी। डाई यहाँ पे मतलब हो रहा है दो, टू। दो अलग अलग हिस्सों के जरिए रूल, जो हम हमारे नेक्स्ट जो लेसन है, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डायरकी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोविंशियल लेवल पर कैसे काम करेगा और ये सेंट्रल लेवल पर कैसे काम करेगा, व्हाट वुड बी इट्स रोल इन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में इसका क्या रोल होगा। डायरकी के बारे में हम स्पेसिफिकली हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 12, और हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, हमारे यूनिट नंबर 7 की। और जैसे कि हमने अभी तक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और हमारे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा, हमारा जो अगला यूनिट है इट्स ऑल अबाउट द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। यहाँ पे हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ गांधी की, उनके जो डिफरेंट मूवमेंट्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, साथ ही साथ हम यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कांग्रेस का जो रूल है प्रोविंसेस में कैसे चला, ऑल ऑफ दैट इन आवर नेक्स्ट यूनिट।